आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियं भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं गायिका डॉक्टर राधा मंगेशकर से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। राधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तहे दिल से धन्यवाद। आप जैसा कह रही थी कि बचपन से आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते लेते हर तरह का संगीत सुना है। बिल्कुल। किस संगीत ने आपको आकर्षित किया है ज्यादा, और कौन से गायक कलाकार ने आपको प्रभावित किया है? संगीत मैं सभी सुनती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइप का या सिर्फ अपना ही संगीत सुनती हूँ या सिर्फ मेरे घर का ही संगीत सुनती हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं सभी कलाकारों का संगीत मैंने सुना है और सभी टाइप का जॉनर जिसे कहते हैं वो संगीत सुना है और पूरी दुनिया का संगीत मैंने सुना है। तो मुझे सब पसंद है। क्या बात। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ फेवरेट ऐसे तो हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मुझे कोई पसंद नहीं आया। अच्छा। ये मैं ये मानती नहीं हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। तो बहुत संगीत सुना है, इसलिए सभी पसंद है। कलाकारों की अगर बात करें तो सबसे प्रभावी अर्थात दीदी और जैसे कि मैंने कहा मैडम नूरजहां। हाँ, इन दोनों का मेरे पे बहुत प्रभाव है। नूरजहां मैडम के गीतों को हम अगर देखें, एक नजर डालें, बहुत से गाने हैं। बहुत से गाने। और उनमें से कोई एक गाना जो आपको पसंद आया हो? बहुत नहीं, क्या है मैडम जी का, उनका संगीत सिर्फ 1947 तक है हमारे पास। जी जी जी। वो पीरियड छोटा है उनका, मतलब हिंदुस्तान के लिए, हम लोगों के लिए। और ये मेरी खुशकिस्मती है और भगवान की कृपा है कि मैं ये सब सुन सकी। जी। और क्या उनके बारे में, उनके संगीत के बारे में, खास तौर से उनका जो अंदाज था गायकी का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ नहीं हूँ उनके संगीत के बारे में बात करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने दीदी को, लता जी को देखा था परफॉर्म करते हुए, जो कि बहुत ही साधी और सिंपल पर्सनालिटी थी। और वो जब स्टेज पर भी जाती थी जी, एक तो मेकअप नहीं होता था, 2 चोटियां, सफेद साड़ी जी जी, सिर्फ कान में वो बड़े हीरो के कान के पहनती थी और एक हाथ दूसरी हीरे की चूड़ी पहनी और एक हाथ में घड़ी। ऐसी वो पर्सनालिटी थी। और यहाँ मैंने पिताजी को देखा था, वो तो और भी सिंपल थे, साधा कुर्ता, ऐसी वो पर्सनालिटी थी। और भी मैं जो कलाकारों को देखती थी, ज्यादातर क्लासिकल सिंगर्स को भी, सीधे साधे। जब मैंने मैडम जी को देखा, वो जो पर्सनालिटी थी, सबसे पहले उनकी साड़ियाँ, वो जो कलरफुल साड़ीज, उस पे वो चमकीला सब काम किया हुआ, और उनका मेकअप, अच्छा, और उनके गहने, वो भी सिर्फ हीरो के गहने पहना करती थी और वो भी ऐसे चमकते थे। उनका मेकअप, उनकी अदाकारी जी, कुछ तो था जो मुझे वो बहुत आकर्षक लगा था। जब उनका संगीत जब सुना जी, क्या मैं कह सकती हूँ उनके संगीत के बारे में, क्योंकि बहुत ही वर्सेटैलिटी उनके करियर में थी जी। जैसे दीदी हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, जी, कोई भी लैंग्वेज, ऐसे लगता है कि इसी भाषा की ही ये गायिका है, ऐसे हमें लगता है। तो वैसे ही मैडम का था जी। और मैं तो बचपन में इतनी पागल थी कि मैंने अपनी माँ को कहा था कि मुझे ऐसा बनना है। घर में कोई त्योहार हो या मेरे कोई जन्मदिन हो, तब मेरी माँ बेचारी क्रॉफर्ड मार्केट जाती थी और वहाँ जो वो सीक्वेंस के जो कपड़े में, मंगलदास मार्केट, अच्छा वहाँ वो कपड़े मिलते थे जिसपे वो टिकलियाँ, चमकीले, बेसिकली वो कपड़े, तो वो बेचारी खरीदती थी और उसके फ्रॉक
मुझे सिलवा के देते थे और मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं मैडम नूरजहां हूँ। क्या बात है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि हाँ ऐसे तो है लेकिन गाने का क्या। जी। हमारे यहाँ जैसे दीदी है और आशा ताई है जी, रफी साहब है, किशोर कुमार है, इनका जो योगदान है संगीत के लिए जी, वैसे ही उनके देश के लिए जो मैडम का जो योगदान है जी, वो आज तक उनके यहाँ भी कोई भर नहीं सकता है। तो क्यों ना अपने श्रोताओं को नूरजहां जी का गाना सुनवाएं। जी जरूर सुना है, जो आज भी लोग जानते भी हैं। जी, जी। याद में है लोगों के, आवाज दे कहाँ है। वाह वाह, बहुत सुंदर गाना है, आइए सुनते हैं। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। आवाज दे कहाँ है, हमने आवाज लगाई नूरजहां जी को, जो कभी आपका आदर्श थी बचपन में। कभी नहीं, आज भी और आज भी है। क्या बात। और इसी बातों के बीच आप बता रही थी कि जो संगीत में, फिल्म संगीत में खासतौर से बदलाव आया, जिनकी वजह से वो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन, ये मैं मानती हूँ। शायद मैं गलत हूँ। आपका ये मानने का कारण हमें बताएं। मुझे हमेशा लगता है कि जो एक फिल्म होती है जी, उसमें सभी तरह के मतलब सिचुएशंस के गाने होते हैं। सैड सॉन्ग होता है, हैप्पी सॉन्ग होता है, रोमांटिक सॉन्ग होता है, डिवोशनल सॉन्ग होता है, नाच गाने का सॉन्ग होता है। तो एक फिल्म में इतने सारे स्टाइल्स, प्रकार जो होते हैं, लेकिन एक फिल्म को कैसे म्यूजिक देने का, ये सब स्टाइल्स को कैसे ये करने, ये सिखाया शंकर जयकिशन ने। वाह।
वो जो फिल्म थी बरसात, जो बरसात के पहले का जो संगीत था जी, जैसे मैंने अभी विस्तृत में कहा, हाँ, कि अगर आप सैड सॉन्ग ले, हैप्पी सॉन्ग ले, भगवान का गाना ले, हाँ, नाच गाने का, उन सब की टोन एक ही होती थी, सबकी स्टाइल एक ही होती थी। शंकर जयकिशन जो है, इन्होंने वो स्टाइल बदली कि हैप्पी गाना ही लगता है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। जी जी जी। फिर जो सैड गाने हैं, एक सैड गाना सच में उदासीनता अगर है तो वो कैसी होती है, अगर भगवान है तो सच में डिवोशन क्या होती है, वो ये सुरों में लाना, ये तरन्नुम में लाना, भक्ति का भाव, ये शंकर जयकिशन उन्होंने सिखाया। देखिए ना, बरसात के बाद म्यूजिक चेंज हुआ जी, स्टाइल बदल गया जी। संगीतकार शंकर जयकिशन की जो लोकप्रिय जोड़ी है जी, इनकी फिल्मों का जो संगीत है, जितने गाने हैं, उनमें से फिर आप कोई गाना चुनना चाहेंगे अभी हमारे श्रोताओं के लिए? बहुत ही लंबा सफर है, बहुत ही गाने हैं, लेकिन मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है उनका, ड्यूएट है दीदी और मन्ना डे साहब का, दिल की गिरह खोल दो चुप ना बैठो। बहुत सुंदर गाना है। शंकर जयकिशन के बारे में और मैं एक बात कहूंगी कि क्या वर्सेटैलिटी थी। दिल की गिरह खोल दो ये गाना है, उसी समय बदन पे सितारे ये गाना है, वहाँ जंगली जी गाना है, ये जो उनकी जो जैसे अम्रपाली के नील गगन की छांव में, या तुम्हें याद करते करते, एक से बढ़कर एक, इसे वर्सेटैलिटी कहते हैं। बिल्कुल, ये विविधता जो उनके संगीत, वर्सेटैलिटी इज इक्वल्स टू शंकर जयकिशन। क्या बात कही आपने जी। आइए सुनते हैं ये गाना। दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ, दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ, हम तुम रहे अब कुछ और ही हो गए, अब सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए, अब हम राह पूछें किसी से न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ। क्या हो गया था तुम्हें?
चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, बड़ा सुंदर गीत है। और राधा जी, आपने अपने दिल की गिरह आप दिल खोल के रख दिया है आज यहाँ, मैं तो कहूँगा। कई बातें हमारे दिल में दबी होती है जी, या अकेले में जब होते हैं उसके बारे में हम तब सोचते हैं। ऐसी कई बातें शौक के रूप में हमारे जीवन में आती है, हम एक शौक की तरह से उसे पूरा करते हैं। राधा मंगेशकर के क्या क्या शौक रहे हैं और घूमने के अलावा? मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा जी, हमने तो पढ़ा है कि मंगेशकर परिवार में सभी को खाना बनाना बहुत पसंद है। ये मेरे फैमिली में है। जी जी। और मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे खून में है। ओहो। क्योंकि मेरी माँ की साइड, हाँ, मतलब मालवणकर जी, मेरी जो नानी थी, हाँ, उनका नाम भी राधाबाई था। ओहो, राधाबाई मालवणकर। अच्छा। हमारे महाराष्ट्र में जो कोंकण में जो मालवण प्रांत है जी, वो मालवणी खाना बहुत फेमस है। बहुत फेमस। तो वो मेरी नानी बहुत अच्छा बनाती थी। अच्छा। वो जो भी बनाती थी वो इतना मतलब बेहतरीन खाना होता था। मतलब मैं हमेशा उसे कहती थी कि पानी को भी अगर वगार दो तो भी उसे बड़ा स्वादिष्ट ये हो जाएगा। तो ऐसे वो खाना बनाती थी। अच्छा। मेरी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उसके स्टाइल का। अच्छा। वो मालवणी करी और वो सब। फिर यहाँ मंगेशकर जी, यहाँ भी सभी एक से बेहतर एक खानसामे है। आशा जी का तो आप जानते हैं जी, उन्होंने ये कला अपनी दुनिया के सामने भी लाई जी। सभी जानते हैं कि आशा जी जैसा कोई खाना नहीं बनाता, और आज उनके रेस्टोरेंट्स भी हैं। हाँ। तो मैं कहूंगी कि उन्होंने अपनी ये जो कला है, संगीत की वजह दूसरी कला जो है खाना बनाना, वो उन्होंने दुनिया के सामने भी लाई। लेकिन दीदी वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ये हमारे सुनने वालों के लिए नई बात है। साइड कभी दुनिया के सामने नहीं आई। ये एक नई बात है हमारे लिए। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि उनको इतना वक्त ही नहीं मिला। जी, जी। लेकिन कभी भी अगर उनको वक्त मिला या मिलता था, वो जो खाना बनाती थी, अच्छा, मैं क्या बोलूं आपको, ज्यादातर नॉनवेज ही खाना बनाते थे। और उनको नेचुरली भी खाना अच्छा आ ही रहा था बनाना, लेकिन वो सीखी भी थी। अच्छा। सबसे ज्यादा उनके पास जो रेसिपीज थी वो मजरू सुल्तानपुरी जी की जो वाइफ थी, अच्छा, उनको बेगम कहते थे। अच्छा। हम तो आंटी बुलाते थे, लेकिन बड़े दीदी बाबा और ये सब उनको बेगम बुलाते थे। तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो उन्होंने दीदी को सिखाया था, और वो उनकी जो सब रेसिपीज थी खानदानी, अच्छा, जो कि ज्यादातर मैं कहूंगी नॉर्थ इंडियन है, तो वो जो रेसिपीज थी जैसे कोफ्ते बनाना, अच्छा, तो वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। उनका गाजर हलवा क्या बनाती थी दीदी, बहुत अच्छा खाना बना। फिर उनकी बहन मीना जी, मीना मंगेशकर खड़ीकर जी, वो भी लाजवाब खाना। एक्चुअली बचपन में मैंने उनसे खाना बनाना सीखा है। अच्छा। मीना जी ने मुझे सिखाया खाना बनाना, तो उनसे सीखी हूँ मैं। वाह। तो ये सभी, मेरा भाई बैजू वो भी बहुत अच्छा खाना बनाता है। अच्छा। उससे भी मैं सीखी हूँ, और ये घर से विरासत में आया है। ये सब रेसिपीज माँ से भी ऑब्वियसली सीखा है। और जो वेस्टर्न कुकिंग जो है, जिसे हम बेकिंग कहते हैं, वो मैंने सीखा है बकायदा क्लास लगा के। अच्छा। तो मैं ये केक बेक भी बहुत अच्छी तरह बनाती हूँ, एकदम प्रोफेशनल। तो ये मेरा शौक है, और सच कहूँ मुझे अच्छा लगता है। मैं कभी थकती नहीं हूँ, या मैं कभी ऐसे कंटाल नहीं करती हूँ कि अरे जाके खाना बनाना है या सब्जी बनानी है। बिल्कुल नहीं, बहुत उत्साह होता है मेरे में, पूरे चाव से। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग आए और अच्छी तरह पेट भर के खाना खा के जाए। अच्छा। फिर मुझे आनंद मिलता है। वाह। अब यहाँ एक और गीत की बारी है, तो यहाँ कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगी? मेरे ख्याल से अभी आशा जी का थोड़ा जिक्र निकला खाने के इसमें। जी जी जी। तो आशा जी का ही और रफी साहब का
बहुत ही खूबसूरत गाना है, दीवाना हुआ बादल, कश्मीर की कली फिल्म से। बेहद खूबसूरत गाना जी। आइए सुनते हैं। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की कली फिल्म का गीत हम सुन रहे थे। राधा जी, दीवाना बादल तो इस गीत में हुआ था और आपने कई तरह की दीवानगी की बात की और शौक की बात हो रही थी इससे पहले। आपको किताबों का भी शौक है? जी, किताबें बहुत पढ़ती हूँ। बहुत किताबें पढ़ती हैं जी। मगर अपने काम के सिलसिले में आपने भाषाओं का अध्ययन किया है। वो अध्ययन करते समय कुछ अलग अनुभव आपको मिला हो? जैसे आपके प्रोडक्शन के लिए कहे मीरा सुर कबीरा, इसके लिए आपने अवधी भाषा का अभ्यास किया, ब्रिज भाषा का अध्ययन किया, जी, हिंदी की जितनी बोली भाषाएं हैं, जितनी लोक भाषा है, जी, उस अध्ययन के दौरान कुछ अलग सा अनुभव, कुछ नई बात आपको मिली हो उसमें? मैं सच कहूँ तो मैं मराठी हूँ जी, मेरी भाषा मराठी भाषा है, लेकिन बचपन से संगीत इतना सुना है जी, शायद इस वजह से मुझे हमेशा हिंदी भाषा की तरफ आकर्षण ज्यादा रहा। बचपन में हम हिंदी बोलने लगे क्योंकि म्यूजिक तो था ही, लेकिन जो लोग हमें मिलते थे तो हिंदी में ही बात करते थे। घर में आपस में मराठी भाषा होती थी, बाकी पूरे समय तो बम्बई में रहते तो हिंदी में ही बात करते हैं ना ज्यादा। बिल्कुल। अगर हम दुकान में भी जाए तो 1 किलो चावल दो, यही बोलना पड़ता है। 1 किलो तांदूळ द्या बोलून नहीं चालत। जी जी। तो हिंदी भाषा हमेशा साथ रही है जी। मुझे लगता है कि भाषा ऐसी होती है जो कानों को भी अच्छी लगनी चाहिए, सुनने में मीठा मधुर कानों को भी लगना चाहिए। जी। कुछ भाषाएं हैं जो बहुत हार्श हैं, अभिजात होंगी जी,
उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सुनने में थोड़ा हार्श, कठिन लगता है कानों को। अच्छा। तो मुझे हिंदी हमेशा बहुत सुंदर, मीठी लगती है। तो हिंदी के प्रति हमेशा आकर्षण रहा। जब पढ़ाई शुरू हुई, स्कूल में भी हिंदी था, कॉलेज में था, जैसे ही मैंने कहा कि फिर मैंने उसमें ग्रेजुएशन भी किया। तो ये मेरा प्रेम है हिंदी के प्रति। बचपन से गजल्स सुन रहे हैं, इसलिए उर्दू समझ में आती थी। मौलवी रख के उर्दू सीखी नहीं है मैंने, सुन सुन के सीखी है। और मेरे पास अच्छी डिक्शनरीज हैं, शब्दकोश हैं, उर्दू टू इंग्लिश और उर्दू टू हिंदी, ऐसे 2 शब्दकोश हैं मेरे पास। जी। जैसे हम किताब पढ़ते हैं वैसे मैंने वो डिक्शनरी पढ़ी हुई है। ओह, हाँ। और कंट्रीब्यूशन ऑफ मैडम नूरजान और मेहदी हसन, इनके गजलें सुन सुन के उर्दू भाषा आने लगी। फिर पुरानी फिल्में, जो भी कलाकार थे, दिलीप कुमार, नरगिस, सभी उस वक्त के कलाकार, उनके उच्चारण कैसे होते, डायलॉग्स कैसे होती थी वो फिल्म की, इस पर भी मेरा बहुत ध्यान था। और जैसे ही मैं उम्र बढ़ती गई, मैं सीखती गई, तब मुझे समझ में आया कि हिंदी और उर्दू भाषा को जो मिक्स करके जो हिंदुस्तानी भाषा बनी है वो बहुत खूबसूरत है। और जिसका सबसे बड़ा माध्यम रहा है वो है हमारी फिल्में। बिल्कुल। आजकल हमें समझ में भी नहीं आता है, जैसे कि हम इंग्लिश शब्द आजकल की जुबान में कितनी आसानी से, कितनी सहजता से यूज करते हैं। मैं आपको अभी कह सकती हूँ मुझे पानी की बोतल दे, इतनी सहजता है। वैसे ही हिंदी भाषा में जो उर्दू शब्द आए हैं वो भी उतनी सहजता और खूबसूरती से आए हैं। अब यहाँ एक और गीत की बारी है, तो यहाँ कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगी? जंगली गाना है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे,
तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। बड़ा सुंदर गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाया राधा जी। और अभी आपकी बातों में जिक्र हुआ दिलीप कुमार साहब का, जो आपके बहुत पसंदीदा अभिनेता रहे हैं जी। उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? जी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ जी। बचपन से उनकी फिल्में देखी है। हाँ। तब समझ में नहीं आया, मतलब अच्छी लगती थी, लेकिन उम्र के साथ इंसान समृद्ध होता है, इवॉल्व होता है, उसकी बुद्धि भी विकसित होती है जी। तब मुझे दिलीप साहब समझ में आए कि वो क्या अदाकारी है, उनकी आवाज, वॉइस मॉड्यूलेशन, उनके उच्चारण। आजकल आप देखें, मैं किसी के नाम नहीं लूंगी, लेकिन आजकल हम जो भी देखते हैं जी। घर में अगर फिल्में देख रहे हैं, आप गौर करें हम कितना साउंड बढ़ाते हैं, डायलॉग्स आते ही नहीं समझ में नहीं आते, सुन नहीं सकते ठीक। लेकिन दिलीप कुमार साहब जब एक छोटा सा भी डायलॉग हो जो कि कम आवाज में, सॉफ्ट वॉइस में है, लेकिन वो सुनाई इतना बड़ा देता है हमारे कानों को, इतनी क्लैरिटी। ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन जी जो था, जो कि एक गायक को समझना चाहिए, गायक ने गायक से ही सीखना चाहिए, ऐसे नहीं है। मैं तो कहूंगी मैं दिलीप कुमार से भी सीखी हूँ कि वॉइस मॉड्यूलेशन या थ्रो कैसे होना चाहिए। उनकी कितनी सुंदर सॉफ्ट आवाज थी, एक एक शब्द, एक एक उच्चारण हम सुन सकते हैं। ऑब्वियसली उनकी अदाकारी इतनी नेचुरल, इतनी सहजता और इतनी नैसर्गिक मैंने अदाकारी देखी ही नहीं। आपको कहीं भी ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये इंसान एक्टिंग कर रहा है, या आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसान मेरे सामने है। और उनकी अदाकारी में इतनी ताकत थी जी। मैंने वो महसूस किया, इसलिए कह रही हूँ कि जब आप पुरानी उनकी देवदास जब देखते हैं जी, और आखिर में जब देवदास ट्रेन में होता है, पारो की तरफ ही वो जा रहा होता है और उसको वो अटैक आता है, पेट में दर्द शुरू होता है और वो पेन में है, तो वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं दिलीप कुमार साहब के, आपको उस वक्त वो पेन महसूस होता है कि क्या दर्द होगा पेट में, कि वो इंसान अब मर जाएगा। ये अदाकारी थी उनकी, उनके अभिनय की ताकत जी बिल्कुल थी। और मैं कहूंगी सिर्फ अभिनय नहीं, उन पर जो गाने भी पिक्चराइज हुए हैं, लिप मोमेंट, वो क्या डांस बैंस नहीं करते थे या कुछ नहीं, लेकिन एक फेशियल उनके एक्सप्रेशन, उनके लिप मोमेंट, लगता है यही गा रहे हैं। फिर कोई भी आवाज हो, रफी साहब की हो, मुकेश की हो, कोई भी प्लेबैक उनको दे रहा है, तो वो जो डायलॉग डिलीवरी और लिप मूवमेंट सॉन्ग्स में वो भी थी। मुझे पता है आप मुझे पूछेंगे कौन सी फिल्म उनकी पसंद है। जी। मैं कहूंगी गंगा जमुना। वो जो अदाकारी है, मैंने फिल्में भी बहुत देखी हैं, हॉलीवुड भी बहुत देखा है, अपने यहाँ अमिताभ बच्चन ऑल्सो माई फेवरेट। इफ दिलीप कुमार इज नंबर 1, नंबर 2 ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन, और कौन हो सकता है? बच्चन साहब। यस, जो हिस्ट्री है सिनेमा की, मुझे आज भी लगता है कि द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस एवर हैज बीन गिवन बाय एनीवन इज गंगा जमुना बाय दिलीप कुमार। वाह वाह। वो जो अदाकारी थी, वो भी एक चेंजर फिल्म थी जी। इट वॉज द फर्स्ट फिल्म इन अवधी भाषा, जिसे आज हम भोजपुरी कहते हैं। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर अ लैंग्वेज ऑल्सो। पहले क्या होता था, एक कैरेक्टर होता था जो उस जुबान में बोलता था जी। लेकिन गंगा जमुना ये पूरी 3 घंटे की पूरी फिल्म थी जो अवधी भाषा में थी, एंड दैट इज द मोस्ट प्योर अवधी भाषा आप सुन सकते हैं। क्या बात, प्योरेस्ट फॉर्म। अगर सही भाषा सीखनी है, उच्चारण सीखने, गंगा जमुना देखे। अगर भोजपुरी अवधी भाषा देखनी है तो और मैं कहूंगी उर्दू के भी। इसमें मैंने कितना रिसर्च करके दिलीप कुमार साहब की जो वो भाषण देते थे, स्पीचेस जो उनकी थी, कुछ भी हो, फिल्मों की हो या किसी फंक्शन में रिबन काटने गए हैं, कुछ भी हो, मैंने इतनी जमा की है और मैं इतना वो सुनती हूँ, सिर्फ भाषा। अच्छा।
जो उनकी जो उर्दू भाषा थी उनको सुन सुन के भी मैंने सीखा है। क्या बात है। दिलीप साहब की बातें हुई जी, और उनके फिल्मों का जिक्र हुआ, खासतौर से गंगा जमुना की बात हो रही है, तो क्यों ना गंगा जमुना का एक गीत सुन लिया जाए? जी जरूर, जो उन पे फिल्माया गया। जी 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 बिल्कुल। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झा। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। हमें पता है कि आपको घूमने का बड़ा शौक है, अलग अलग जगहों पर घूमना, और वहां पे कुछ ऐतिहासिक देखने लायक हो तो एक अभ्यासक की नजर से, एक विद्यार्थी की नजर से उसको देखना। उसका आमतौर पे जो लोकप्रिय जगहें होती है जहां सैलानी जाते हैं वहां आप नहीं जाती, आप ऐसी जगह जाती हैं कि जिसका हमारी पुरातन संस्कृति से और वास्तुकला से संबंध है। तो ऐसे पुराने बहुत से मंदिर और सब देखा, जहां उत्खनन हुआ हो ऐसी जगह आपने देखी होंगी। खासतौर से किसी जगह का आप जिक्र करना चाहें? जैसे मैंने कहा बहुत घूमी हूँ मैंने बहुत देखा है जी। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ देखा भी नहीं होगा जो मैंने देखा है। ऐसी भी जगहें हैं, लेकिन एक जगह का मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगी कि जिससे मैं पागल हो गई वापस से। मेरे मतलब कहते हैं ना कि होश ही उड़ गए, वो था खजुराहो।
अच्छा। खजुराहो के बारे में इतने सालों से जो चित्र हमारे सामने जो लाया गया बनी हुई है उसके बारे में, वो बहुत ही अलग है। हाँ। और वही है हमारे दिमाग में। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। और जब मैं उधर गई जी, और जो मैंने वो वास्तु देखी, वो शिल्प कलाएं देखी, मेरे तो होश ही उड़ गए। और पहला सवाल मेरे जहन में और मेरे मन में यही आया कि इतने सालों तक हम इस कला की क्या पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों को क्या हम दिखा रहे हैं, क्या हम सामने ला रहे हैं लोगों के, और क्यों? जिस बारे में मैं बोल रही हूँ उस विषय के शिल्प, आप सच में बिलीव करें मुझे, 10 या 15% ही है। अच्छा। बाकी के जो शिल्प है और जो उसका जो विज्ञान है, आर्किटेक्चर जी, जो गणित है और सुंदरता और अगेन फिलॉसफी, वो सब देख के तो मैं हैरान ही हो गई। और जब मैं उधर 4 दिन थी, नॉर्मली लोग 1-2 घंटे में पूरा करते हैं, मैं 4 दिन थी उधर, एक मैं ये देख रही थी। तो फिर मुझे ये समझ में आया, खजुराहो का जो पूरा मंदिर का जो समूह है जी, जो जगह है, कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पुरुषार्थ पे बनाया गया है, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, काम और मोक्ष की नहीं है ज्यादातर शिल्प, लेकिन ये 3 जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, इस पर ही वो पूरा मंदिर बना हुआ है। बहुत ही फैसिनेटिंग था वो देखना और समझना, क्योंकि मैं वही कहूंगी कि खजुराहो अगर हम बोले तो हमारे जहन में और आंखों के सामने कुछ अलग ही चित्र है। अब अगर देखें वहां जाके, अलग होना चाहिए, पूरा नजरिया ही बदल जाता है, अर्थात वो समझना भी चाहिए। क्या बात। वैसा अनुभव मुझे यहाँ आया जब मैं उड़ीसा गई थी। अच्छा। तो आज अगर आप उड़ीसा देखें तो सिर्फ जगन्नाथपुरी टेम्पल और कोणार्क सूर्य मंदिर जी, जो कि अद्भुत है जी, वो ही लोगों को दिखाया जाता है और पता भी है जी। तो जब मैं गई तब मैंने सब रिसर्च किया था, कलिंग वॉर, वो सब कहाँ है, वो एक्चुअल जगह है जी। देन अशोकन पिलर्स, वो सब मैं ढूंढ रही थी। तो इतिहास ऐसा है कि जब कलिंग युद्ध हुआ और सम्राट अशोक ने जब शस्त्र डाल दिए, तब बुद्धिज्म की शुरुआत उस प्रांत में हुई। अच्छा। तो उधर 3 नगर है। अच्छा। उदयगिरी, खंडगिरी और रत्नागिरी। ये 3 प्राचीन बुद्धिस्ट नगर है। अच्छा। तो वो मैं देखने गई थी और सच मानिए ये तीनों नगरों में, जो कि अभी भग्न अवस्था में है ऑब्वियसली, लेकिन अच्छे से रखे हैं, इसलिए मैं गवर्नमेंट को बधाई दूंगी कि अच्छे से रखे हैं। अच्छा। पूरी खंडर अवस्था में नहीं है। तो जब मैं देखने गई तीनों नगरों में, मैं अकेली थी। अच्छा। मैं और मेरा गाइड। एक्चुअली मैं खुश थी कि भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, मुझे अच्छे से शांति से सब कुछ देख सकी। मैंने एंजॉय किया, क्योंकि वो आर्टिस्ट होने के कारण मेरे में वो इमेजिनरी पावर भी है कि वो जो काल है वो मैं वहां खड़ा कर सकती हूँ और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। अच्छा। सो वो सब मैंने बहुत एंजॉय किया। और शाम को अभी घर वापसी मैंने मेरे गाइड से पूछा, यहाँ लोग नहीं आते? क्योंकि उसके पहले मैं कोणार्क गई थी। हाँ। सच मानिए मैं कुछ देख ही नहीं सकी, इतनी भीड़ थी। तो मैंने उस गाइड को पूछा कि यहाँ लोग नहीं आते? हाँ। आज कोई छुट्टी का दिन है, लोग ही नहीं है। हाँ। तो उसने मुझे कहा कि मैडम जी मैं आपको सच बताऊं? हाँ। मैं सर हाँ प्लीज, ये जगह किसी को पता नहीं है। आप ही यहाँ कैसे आई हैं और आप ये क्यों देखना चाहते हैं, इसलिए मैं ही हैरान हूँ। जब आप आने वाली थी और हमें जब आइटिनरी आपकी मिली, जब मुझे आपके काम पे अपॉइंट किया गया, इसे सच मानिए 2 दिन पहले मैंने इस जगहों की जानकारी निकाली और थोड़ा बहुत मैंने अभ्यास किया। हमें ही नहीं पता है। अच्छा। अब देखिए तो ऐसे अब हमें याद रखना होगा कि उदयगिरी, रत्नगिरी और खंडगिरी ये 3 प्राचीन नगर है उड़ीसा के, और इन्हें देखना चाहिए जाकर के, उस अगर इंटरेस्ट हो काल का वैभव अगर हम महसूस करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही बात, जो पूरे देश का ही, हमारा पूरे भारतवर्ष का ही वैभव है हमारा, क्योंकि मैंने इतने प्राचीन नगर और वास्तुकलाएं इतनी देखी हैं। सच में हम बहुत संपन्न थे। क्या बात है राधा जी, हमारी इस बातचीत की वजह
वजह से, और ये जो बातें आपने हमें बताई, आपके शख्सियत का जो है एक अलग आयाम यहाँ नजर आया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मगर एक गीत के बाद। जी, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगी? मेरा बहुत ही फेवरेट ऐसे गाना है, तुम्हें याद करते करते। आइए सुनते हैं। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। कितने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते तुम्हें याद करते करते। बड़ा सुंदर गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाया राधा जी। दर्शन शास्त्र चूंकि आपके एकेडमिक्स में बहुत सेंटर में रहा, केंद्र में रहा है जी, और इसी वजह से आपका जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल। तो एक सवाल ये बचता है और यहाँ उभरता है ये सवाल कि आप उस पीढ़ी से आती हैं जिसने सारे बदलाव देखे हैं। हाँ। और अब जो नई पीढ़ी है उनके लिए तो सारी दुनिया एक खुली किताब है, सारी जानकारियां हासिल है, मगर फिर भी कई बेसिक चीजों से वो अनजान है। हम जब तक एक नीतिमत्तापूर्ण जीवन की बात करते हैं, जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, और चूंकि आपने रिसर्च भी किया है उस पर, तो एक जीवन दर्शन की बात करें तो किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगी? बाप रे, बाप रे। नहीं, पर एक चीज तो डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। जी। मैं नहीं अभी कह रही कि एक्चुअल पुस्तक लेके पढ़े। जी। अगर आप फोन में आपके या आईपैड में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ें जितना हो सके, अच्छा पढ़े, रिसर्च करें, जानकारी लें। जो आपके घर में जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं,
उनसे कुछ पुरानी बातें सुने, सीखें। और हमने यही किया जी। आपको शायद इंटरेस्ट हो, लगाव हो या नहीं हो, लेकिन ये बेसिक्स है कि अच्छा संगीत सुने, अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य पढ़े। मैं कहूंगी अच्छी फिल्में देखें। वाह, बिल्कुल। मैं तो छोटी थी, लेकिन मुझे मेरे फैमिली ने बोला कि अरे दिलीप कुमार को देखो, दिलीप कुमार की फिल्में देखो। इसीलिए तो मुझे दिलीप साहब पता चले जी। और दिलीप कुमार क्यों है ये मुझे पता चला। तो ये मुझे लगता है थोड़े घर के बड़ों का भी काम होता है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कुछ इंट्रोड्यूस करवाएं। कोई भी इंसान सब जान के पैदा तो नहीं होता है, तो उसे इंट्रोड्यूस करना और उसके मन में चाह निर्माण करना ये बहुत जरूरी है। फिर इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो अपने चाह को या इंटरेस्ट को कैसे फिर आगे ले जाए जी। लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि आजकल की जो बिजी लाइफ है और बहुत ही हेक्टिक लाइफ है, उसमें भी थोड़ा तो वक्त निकाल के कुछ अच्छा पढ़ें, सीखें, देखें, सुने। वाह। लोग जो इतिहास से बहुत नाराज ही रहते हैं या खफा ही रहते हैं, इतिहास के बारे में सुनना पढ़ना नहीं चाहते, नहीं होता है। वो हमारे पूर्वज ही थे। हम वही हैं। मुझे लगता है कि उन्हें देखें और हमें देखें। ये जो प्राचीन जगहें हैं, जो शिल्प कलाएं जो मैं देखती फिरती घूमती हूँ जी, मुझे फर्स्ट रियलाइज यही आता है जब मैं बाहर निकलती हूँ उस जगह से कि हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। क्योंकि क्या हुआ है, इतिहास भूल गए जी। आज की जो जनरेशन, और जतन नहीं किया हमने कुछ। वो आज की सैड पार्ट है। जनरेशन जिन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है, उनके लिए ये सोचने लायक बात है। उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है जी। और जैसे मैंने कहा, पेशेंस लाए थोड़ा, बहुत जरूरी है। जो 1 मिनट में सब चाहिए ना, सब उंगली पर है आज। सब चीजें ऐसी नहीं होती हैं। थोड़ा पेशेंस लाए। तो चलने से पहले एक आखिरी गाना आपकी पसंद का? कबीर का है, संत कबीर का। जो कि दीदी और बाबा का जो एल्बम था, मीरा सूर कबीरा, उसी एल्बम से मैंने ये नाम लिया। अच्छा। मैंने सिर्फ कॉपीराइट्स की वजह से मैंने कहे डाल दिया, कहे मीरा, लेकिन ओरिजिनल एल्बम मीरा सूर कबीरा है। उसी से संत कबीर का पद है जी। अरे दिल मेरे मन। जैसा कि लग रहा था, आप दर्शन शास्त्र की विद्यार्थिनी है और कार्यक्रम का अंत जो है कुछ ऐसी ही रचना से आप करेंगे, मुझे लग रहा है। जो रचना का जो अर्थ है और जिस तरह से हमारी बातें निकल के आई हैं, सही है। बहुत सुंदर। आइए सुनते हैं ये रचना। प्रेम
राधा जी, बचपन से किसी न किसी रूप में आकाशवाणी से, रेडियो से आपका नाता रहा है। आप सुनती रही हैं, कभी कभार जाने का मौका मिला है, और आज विविध भारती में आप हैं जी। कैसा लग रहा है? जी, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है जी। आपने मुझे यहाँ बुला के मुझे सम्मानित किया है। मुझे लगता है कुछ पुरस्कार मिलने से या कुछ ऐसे इवेंट्स लाइफ में होने से सम्मान नहीं मिलता है, और मैं ये महसूस कर रही हूँ, और मुझे ये सच में लग रहा है कि इस वास्तु में आके ये जो आपका नाम है, ये ब्रांड जो है विविध भारती, और ये वास्तु, और अभी मैंने आपकी लाइब्रेरी देखी जी, तो इसमें आके मैं सम्मानित हुई हूँ। ये मेरे लिए बहुत आदर की बात है। और अभी मैंने आपका संग्रहालय जो देखा, उसमें तो एक ईरा, एक जमाना, एक कालखंड जी पूरा कैद है एक छोटे से कमरे में आपके। तो उधर जाके तो मतलब कुछ अलग ही मुझे महसूस हुआ। और ये कितनी बड़ी बात है, अगर कोई जान सके, महसूस करे, उसे ये पता चलता है कि यहाँ आना और वो आपका संग्रहालय देखना जी, ये कितनी बड़ी बात है। मैं आज सम्मानित हुई हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है, और आपने मुझे सम्मानित किया, मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की न केवल प्रशंसा के लिए, इस तरह उसकी वैल्यू को समझने के लिए जी। राधा जी, आप यहाँ आई और इतने विस्तृत बातचीत हमारी हुई है। और राधा मंगेशकर नहीं, बल्कि डॉक्टर राधा मंगेशकर, वो मंगेशकर कम और डॉक्टर राधा क्यों है, ये आज हमारे श्रोताओं की समझ में आया होगा, और एक नया पहलू आपका श्रोताओं के सामने आया है आपकी वजह से जी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नहीं, धन्यवाद मैं नहीं कहना, आप मुझे ना कहें, मैं कहूंगी थैंक यू। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका डॉक्टर राधा मंगेशकर से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी तकनीकी सहयोगी थी अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।